अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्या? हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बायोलॉजी का पार्ट सी। कौन सा? यूनिट नंबर 1 का। यूनिट नंबर 1 हमारे पास क्या था? सेल बायोलॉजी था। सेल बायोलॉजी में हम आपको पार्ट सी पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट सी में क्या क्या होगा? प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 1 एंड हो जाएगा। फिर हम आपको जल्द ही यूनिट नंबर 2 जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है हमारे सिलेबस के मुताबिक, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम आते हैं किसके ऊपर? हमारे टॉपिक के ऊपर, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स हमारे पास प्लांट्स में पाए जाने वाले हमारे पास क्या हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं। अलगेल सेल्स में भी पाए जाते हैं। और किस लिए मशहूर हैं? क्योंकि इनमें इनकी मशहूर इकसाम जो कि क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए होती है। तो इसका मेन काम फोटोसिंथेसिस भी है। फूड स्टोरेज इसलिए कि जो ल्यूकोप्लास्ट की टाइप्स है वो हमारे पास यूज़ होती है फूड स्टोरेज में। तो अब इसके हम आते हैं टाइप्स के ऊपर। टाइप्स इसकी क्या है? क्रोमोप्लास्ट पहली टाइप्स है। इसमें पिगमेंट्स होते हैं जो ग्रीन कलर के अलावा होते हैं, यानी कि अदर देन ग्रीन कलर जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के होते हैं। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है कि ये कलर पार्ट्स में पाई जाती है, जैसे कि फ्लावर्स, पेटल्स, फ्रूट्स। और ये पोलिनेशन में मदद देती है। पोलिनेशन में कैसे देती है कि इंसेक्ट्स को अपने कलर्स के ज़रिए अट्रैक्ट करती है। वो आते हैं, पकते हैं, अपने स्टैमस को लेके जाते हैं इसके पास, कार्पल्स के पास। और हमारे पास क्या होती है? पोलिनेशन होती है। फिर आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये पैरेन्काइमा सेल में, पैरेन्काइमा सेल स्टोरेज के लिए वजह से मशहूर होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स किस की? रूट्स, स्टेम्स और सीड्स की पैरेन्काइमा सेल्स में ये पाए जाते हैं। सीड्स क्यों कहा गया है? क्योंकि सीड्स भी हमारे पास एक स्टोरेज पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का। और इसमें क्या होता है? सीड्स से उस स्टोर्ड फूड को यूज़ करके एक नया प्लांट बनाता है। उसके बाद आ जाता है स्टोरेज ऑर्गेनेलिज होते हैं। ये अमाइलोप्लास्ट स्टोर्स करते हैं स्टार्च को, इलायोप्लास्ट स्टोर्स करते हैं लिपिड्स को, प्रोटीनोप्लास्ट स्टोर्स करते हैं प्रोटीन्स को। तो ये ल्यूकोप्लास्ट की ही एग्जाम है कि अमाइलो सिंपल है, अमाइलेज से निकला है, स्टार्च को करेगा, इलायो लिपिड्स को करेगा, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन्स को करेगा। तीसरी किस्म है प्रोप्लास्टिड्स। प्रोप्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये यंग, इमेच्योर और डेवलपिंग प्लास्टिड्स होते हैं जो कि किसी भी चीज़ में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। किस चीज़ में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं? जैसा कि क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। लेकिन इनका डिफ्रेंशिएशन डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंड करता है कि वो किस स्ट्रक्चर में फाउंड होते हैं। इनका उसके साथ साथ वाले फैक्टर्स क्या हैं? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनल्स हैं, स्टोरेज ऑर्गन्स हैं, या फिर वो एक्सपोजर ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करते हैं कि लाइट का कितना उनके पास है, एक्सपोजर है। अगर ज़्यादा लाइट होगी तो क्रोमोप्लास्ट में, कम लाइट होगी तो ज़्यादा लाइट होगी तो क्लोरोप्लास्ट में, कम लाइट होगी तो क्रोमोप्लास्ट में। तो लाइट नहीं है और स्टोरेज के ऑर्गेनेलिज के साथ साथ हैं तो वो ल्यूकोप्लास्ट में डेवलप हो जाते हैं। ये हैं प्रोप्लास्टिड। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, डिवाइड करते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिवाइड करते रहते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट होकर किसी भी प्लास्टिड्स की टाइप में डेवलप हो जाता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पार्ट में पाए जाते हैं। साइट फॉर फोटोसिंथेसिस हैं, लीफ सेल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट हैं। और क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम आगे भी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रहा कि these are 20 to 100 in each मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल्स ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं। तो इसमें जो हर मेसोफिल सेल में होते हैं कितने होते हैं? 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। उसके बाद इनकी स्ट्रक्चर डिस्कॉइड स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रोमा, एनवेलप और थैलाकाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद एनवेलप क्या है? एनवेलप हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है, उसमें पोरेंस होते हैं। पोरेंस प्रोटीन्स हैं। पोरेंस क्या करती हैं कि ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होती हैं। कोई चीज़ क्लोरोप्लास्ट के अंदर आनी है, बाहर जानी है, तो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। उसके बाद आ जाता है इनर मेम्ब्रेन सेमी परमेएबल है और प्रोटीन्स में रिच है। उसके बाद आता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? ग्राउंड मास ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज स्ट्रोमा। तो ग्राउंड मास ऑफ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा है, कलरलेस है, प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है, जिसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए पाए जाते हैं, राइबोसोम्स और एंजाइम। ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि ये हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है जो कि, और राइबोसोम्स भी हैं जो कि अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकती हैं, और आरएनए भी है जो कि रेप्लिकेशन में मदद करती हैं। तो
क्या है कि ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है और एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन की ऑर्गेनेली है। क्यों है एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन? एक हाइपोथेसिस है जिसके मुताबिक यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से क्या हुआ है, अवॉल्व हुआ है। कैसे अवॉल्व हुआ है कि एक हमारे पास एक सियानो बैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी अमोबा में इंटर हुआ और उसने वहाँ पे जाके डेरा जमा लिया। वो उसमें डाइजेस्ट होने की जगह डेरा जमा लिया, उसके साथ सिम्बियोटिक रिलेशन कायम किए और उसको फोटोसिंथेसिस में मदद देने लगा। इस वजह से वो क्या हो गया, डेवलप हो गया क्लोरोप्लास्ट में। और इसकी जो वो गवाही है वो ये है कि इसमें 70S राइबोसोम्स पाया जाता है, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी में भी 70S ही राइबोसोम्स होता है। तो ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम आगे। नेक्स्ट में हमारे पास आता है स्मॉलर थैलेकॉइड्स। क्या होते हैं? डिस्क लाइक होते हैं, पाइल्ड ओवर वन अनदर होते हैं, ग्रेनम कलेक्टिवली कॉल्ड ग्रेनम। जब स्मॉलर थैलेकॉइड होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर मिलकर एक गुच्छा बनाते हैं जिसे ग्रेनम कहते हैं। हर ग्रेनम में 25 से 50 थैलेकॉइड्स होते हैं, जबकि हर क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेना होता है। 40 to 60 ग्रेना इन ईच क्लोरोप्लास्ट वाइल 25 to 50 थैलेकॉइड्स इन ईच ग्रेनम। उसके बाद आ जाता है इट आल्सो कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल होता है, जो कि हमारे पास थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में एम्बेडेड होते हैं। लार्जर थैलेकॉइड्स को इंटरग्रेना कहते हैं, ये कलरलेस होते हैं। जो इंटरग्रेना होते हैं ये ग्रेना को कनेक्ट करके रखते हैं। फर्स्ट फेज जो फोटोसिंथेसिस का होता है जिसे कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, वो ग्रेना में ही होता है, जबकि जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है वो हमारे पास स्ट्रोमा में होता है, वो सेकंड फेज है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट का डायामीटर आ जाता है 4 to 6 माइक्रोमीटर। इसका क्या है, हमारे पास डायामीटर है। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज आल्सो नोन एज सेमी टर्मिनल बिजिएस्ट ऑर्गेनेली। बिजिएस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर वक्त एनर्जी सेल को प्रोवाइड करता रहता है। पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि सेल को एनर्जी देता है, पावर देता है, इस वजह से इसे पावर हाउस कहा जाता है। सेल्फ फर्नेंस और बायोब्लास्ट। सेल्फ फर्नेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेल के मटेरियल्स को बर्न करके उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है। फूड की ऑक्सीडेशन करके उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है, इसलिए सेल्फ फर्नेंस भी कहते हैं। उसके बाद ये ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता, ये हम डिफरेंस में पढ़ेंगे। उसके बाद इसे डिस्कवर किया था ऑल्टमैन ने, लेकिन इसका नेम दिया था सी वेंडा ने। डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमैन बट वाज नेम्ड बाय सी वेंडा। ये एक साइंसदान है। उसके बाद आता है कि इसकी वेरिएशन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। जो जितनी ज़्यादा ऑर्गेनली वर्किंग होगी, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जिस सेल को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया रिमूव, अगर उनकी आउटर मेम्ब्रेन रिमूव कर दिया जाए तो उसे माइटोप्लास्ट कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह सिर्फ इंटर मेम्ब्रेन के साथ। उसके बाद कहा जाता है कि इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस इज इन्वॉल्व इन पंपिंग प्रोटोन, जो कि हमारे पास किस में होता है, कीमियोस्मोसिस में पंपिंग ऑफ प्रोटोन होती है, एटीपी बनती है, और जो इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस होती है वो ही इसी चीज़ में इन्वॉल्व होती है। मसल सेल में मोर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने कंट्रैक्ट रिलैक्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट शो करनी होती है, जिसकी वजह से उन्हें क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए उनमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली हैं, बेनिफिशियंट होती हैं, ये भी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनेली ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन है। और मैं आपको बता चुका हूँ सिम्बियोटिक ओरिजिन से मुराद वो एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास अमोबा में इंटर होता है एक एरोबिक बैक्टीरिया जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और उसकी हमारे पास सबूत है कि जो इसके माइटोकॉन्ड्रिया है ये बाइनरी फिशन से रेप्लिकेट करती है। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास ये सिलेंड्रिकल या रोड शेप होते हैं, ये इनकी क्या है हमारे पास कन्फिग्रेशन है। उसके बाद डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, फोर्स होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टे। इसमें सिर्फ पोरेंस होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की तरह पोरेंस, जो क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद क्रिस्टे क्या होते हैं, क्रिस्टे स्मॉल लोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं F1 और F नोट पार्टिकल्स को। F मीन्स फ्रेडिडेंस। उसके बाद आ जाते हैं कि F1 और F नोट क्या हैं, ये एटीपी सिंथेसेज हैं। एटीपी सिंथेसेज एंजाइम्स वो हैं जो प्रोटॉन को पंप करवाते हैं और हमारे पास क्या करते हैं, एटीपी को सिंथेसाइज करते हैं उनके ग्रेडियंट की एनर्जी से। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स सेली लाइक मैट्रिक्स है, उसमें सर्कुलर डीएनए होता है, ऑल काइंड ऑफ आरएनए, राइबोसोम्स, और हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, अपना जेनेटिक सिस्टम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए ये बात निशानदेही करता है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, लीनियर डीएनए होता है। उसके बाद साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है, एंजाइम्स होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, क्रेब्स साइकिल के लिए।
उसके बाद इंटरमेम्ब्रेन में प्रोटीन जैसे कि एटीपी सिंथेसिस हो गया, ये क्या कहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए एटीपी को सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। व्हाट इज़ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस हमारे पास बहुत ही एक सेल का कंट्रोल है जो कि हमारे पूरे सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। कंट्रोल सेंटर है, ये मोस्ट प्रोमिनेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, कब किया था? 1831 में। सेंटर में पाया जाता है एनिमल्स में, लेकिन मसल सेल में सेंटर में नहीं पाया जाता, क्योंकि मसल सेल में हमारे पास और बहुत से साइक्लोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, तो ये क्या हो जाता है? डिस्प्लेस हो जाता है। प्लांट्स में ये पेरिफेरी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक वैक्यूल होता है, छोटे छोटे वैक्यूल मिलकर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनाते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और वो सेंटर में पाए जाते हैं, और उस वजह से न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं। जबकि ये सेल्स का ब्रेन है, ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स को ये कंट्रोल करता है। जबकि दो टाइप्स ऑफ सेल्स ऐसे हैं एनिमल्स में, आर्बिसीज, और प्लांट्स में सीव ट्यूब सेल्स, जिनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। शुरू में होता है लेकिन बाद में हमारे पास क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, न्यूक्लियस उनमें नहीं पाया जाता। उसके बाद आते हैं स्केलेटल मसल सेल्स और मल्टी न्यूक्लिएट, इनमें ज़्यादा एक दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई पाए जाते हैं स्केलेटल मसल सेल्स में। उसके बाद पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियाई होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसके पास पर। पास क्या होंगे? न्यूक्लियर इन्वेलप होगा, हमारे पास न्यूक्लियर प्लाज्म होगा, क्रोमोसोम्स होगा, और क्या होगा? न्यूक्लियोलाई होगा। तो न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है? ये डबल मेम्ब्रेनियस है, बोथ मेम्ब्रेन सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस से कहते हैं, उससे क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं बोथ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की। आपको पता है बहुत सारी मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन से ही बनी होती हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लियर इन्वेलप में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो कि डिफरेंशिएटेड सेल्स यानी कि जो अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनमें कम होते हैं, जैसे कि 3 to 4 रेड ब्लड सेल्स, लेकिन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में ज़्यादा होते हैं, जैसे कि 30,000 होते हैं ऑस्ट्रिच के एग में। ठीक है। और उसके बाद आता है आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ मूव करती है? वो चीज़ मूव करती है आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन। जबकि जो है राइबोसोमल प्रोटीन से मुराद के राइबोसोमल जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, जो राइबोसोमल मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो न्यूक्लियस से ही जाता है और वो सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियोलाई में। और जो डीएनए, पॉलीमरेज, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड जो हैं वो क्या करते हैं? हमारे पास मूव करते हैं साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म मूव करते हैं। ये गलत लिखा हुआ है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म मूव करते हैं और क्या करते हैं? न्यूक्लियस को फूड प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस है। इसमें प्रोटीन, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स और मेटल आयंस होते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये साइटोप्लाज्म से किस तरह डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है और हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है? डीएनए के साथ अटैच होकर क्रोमोसोम्स बनाती है और उसको बहुत ही कम स्पेस में फिट करती है। ये है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन पर याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी प्रोटीन पर नेगेटिव होता है, लेकिन हिस्टोन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद आते हैं न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस क्या है? ये नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, डार्कली स्टेन्ड है, स्फेरिकल इन शेप है, इसमें इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ऐसे ही डिस्पर्स होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद ये अपेयर्स होते हैं इंटरफेस के दरमियान हमारे पास अपेयर होता है और सेल डिवीजन के दरमियान डिसअपेयर हो जाता है। उसके बाद ये राइबोसोम्स की कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होता है। पेरिफेरल, इसके 2 एरिया होते हैं, पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया जिसमें राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं, और सेंट्रल फिब्रिलर ग्रैनुलर से मुराद दानेदार। राइबोसोमल सब यूनिट्स की वजह से एक ग्रैनुलर होता है, जबकि जो सेंट्रल फिब्रिलर एरिया होता है उसमें आरएनए और डीएनए वगैरह पाए जाते हैं। ये है हमारे पास न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स के बारे में जी, क्रोमोसोम्स के बारे में हम आपको बताते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होती हैं। थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, डीएनए और प्रोटीन्स से बनती हैं। प्रोटीन्स में हिस्टोन प्रोटीन्स आ जाती हैं। उसके बाद क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं सेल डिवीजन के दरमियान और अपेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स की शक्ल में। सेल डिवीजन के दौरान ही क्रोमोसोम्स अपेयर होते हैं, अदरवाइज रेस्टिंग स्टेज में क्रोमेटिन होते हैं, ना कि क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स ज़्यादा कंडेंस फॉर्म है क्रोमेटिन की। उसके बाद आते हैं कि इसके 2 स्ट्रैंड होते हैं जिन्हें क्रोमेटिड्स कहते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जिसे सेंट्रोमेयर कहते हैं, उस पर ये दोनों स्ट्रैंड्स अटैच होते हैं। उसके बाद से सेंट्रोमेयर इज अ कंस्ट्रिक्शन फंक्शन रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम में इन्वॉल्व होता है। और सेंट्रोमेयर में ही एक पार्ट होता है काइनेटोकोर रीजन, जिसके ऊपर काइनेटोकोर फाइबर जो होते हैं क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ये प्रोवाइड साइट फॉर अटैचमेंट टू सिंगल
माइक्रोट्यूब्यूल यूनिट को अटैचमेंट की साइज प्रोवाइड करता है, यह मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आते हैं अदर पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम्स को सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये न्यूक्लियोलाई को क्या देता है, फॉर्मेशन देता है, न्यूक्लियोलाई की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कब, सेल डिवीजन के दौरान। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारे पास ये लास्ट हमारे पास टॉपिक है आज के लेक्चर का, वो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान फ़र्क। तो क्या है, सबसे पहला फ़र्क है वो प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोटिक सेल्स से मेड अप होते हैं और यूकैरियोट्स यूकैरियोटिक सेल्स से। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट सेल्स में वेल डिफाइंड नहीं होता, जबकि यूकैरियोट सेल्स में होता है। उसके बाद आते हैं न्यूक्लियर मटीरियल सबमर्ज्ड होता है, और जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मटीरियल में न्यूक्लियर इन्वेलप से बाउंड होता है। ये फ़र्क है कि न्यूक्लियर मटीरियल यानी कि डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, लेकिन वो साइटोप्लाज्म में सबमर्ज होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में वो न्यूक्लियर मटीरियल के इर्द गिर्द क्या होती है, न्यूक्लियर इन्वेलप होती है। उसके बाद डीएनए सर्कुलर होता है और उसमें लीनियर होता है, ये मैंने आपको भी बताया कि सर्कुलर और लीनियर होता है। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में पेप्टाइडोग्लाइकन के होते हैं, जबकि इसमें सेलुलोज या काइटिन। सेलुलोज हमारे पास क्या है, सेलुलोज हमारे पास है, ये पाया जाता है प्लांट सेल्स में, उसकी सेल वॉल सेलुलोज की होती है, जबकि काइटिन फंगल सेल वॉल में ये हमारे पास क्या होती है, यूकैरियोटिक फंगल सेल में काइटिन की सेल वॉल बनी होती है। उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन लैक्स स्टीरोल। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल नहीं होती, जबकि उसमें स्टीरोल पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल में। उसके बाद साइटोप्लाज्म में की जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि इसमें जो होता है साइटोप्लाज्म की वो सेल लाइक भी होती है और जेल लाइक भी कंसिस्टेंसी होती है। वो सेल लाइक और सोल लाइक और जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है यूकैरियोट्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है। उसमें साइटोस्केलेटन नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन पाया जाता है। साइटोस्केलेटन जो कि सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है और बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेलिज नहीं होती, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व होती हैं। राइबोसोम्स 80S के होते हैं यूकैरियोट्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में स्मॉलर होते हैं जो कि 70S होते हैं। एस के एसवर्ड बर्थ यूनिट है। उसके बाद प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजेला है वो फ्लैजेलन प्रोटीन की होती है, जबकि इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन की होती है। यूकैरियोट्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होता है फ्लैजेला, जबकि प्रोकैरियोट्स में फ्लैजेलन प्रोटीन की। उसके बाद माइटोसिस और मियोसिस एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, जबकि डिवाइड करते हैं वो बाइंडिंग फिशन से, जबकि यूकैरियोट्स में माइटोसिस भी होती है और मियोसिस भी प्रेजेंट होती है, दोनों चीज़ें ही हमारे पास मौजूद होती हैं। उसके बाद आगे आते हैं रेस्पिरेटरी साइट मेसोसोम्स में होती है, जबकि उसमें रेस्पिरेटरी साइट माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया चूँकि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, लेकिन रेस्पिरेशन तो होनी होती है, वो रेस्पिरेशन होती है मेसोसोम्स में। मेसोसोम्स में एंजाइम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव है, एवोल्यूशन इसकी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो है, जबकि ये एडवांस है यूकैरियोटिक सेल और इसकी एवोल्यूशन है 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। उसमें बिलियन, इसमें मिलियन। उसके बाद प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रेजेंट होती है, जो कि क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, उसमें एनिमल, प्लांट एंड फंगाई एंड प्रोटिस्टा। थैंक यू। चैप्टर ख़त्म हुआ और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक भी ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम आपको जल्द लेके आएंगे और हम आपके साथ पेश होंगे कैल्जिकल मॉलिक्यूल्स के साथ, और आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।